चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग आप लोगों का एक नया मॉड्यूल। और ये मॉड्यूल है आप लोगों का मॉड्यूल नंबर 3, राइट। नया मॉड्यूल जो कि है कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड। चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने कॉपी पर मॉड्यूल नंबर 3 की हेडिंग दे दीजिए। और ये मॉड्यूल नंबर 3 डिस्कस करने वाला है कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो कैपिटल बजटिंग इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ओवरऑल 5 चीज़ों के बारे में सीखना है। कितने चीज़ों के बारे में? देयर आर 5 डिफरेंट थिंग्स जो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर सीखनी है। और वो 5 चीज़ें कौन कौन सी है? तो 1 बाय 1 सबसे पहला अगर हम बात करें तो पे बैक पीरियड, राइट। दूसरी अगर बात करें पे बैक पीरियड के अलावा तो ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तीसरी अगर बात करूं नेट प्रेजेंट वैल्यू। चौथी अगर बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और पांचवी बात करूं तो IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे 5 डिफरेंट टॉपिक्स आप लोगों को क्या करने हैं, इसके अंदर कवर करना है, राइट। देयर आर 5 टॉपिक्स जो आप लोगों ने क्या करने, कवर करने हैं। चलो अब 1 बाय 1 जो पे बैक पीरियड है ना, ये 2 तरीके से सॉल्व होता है। एक नॉन डिस्काउंटेड मतलब सिंपल पे बैक पीरियड होता है जिसे नॉन डिस्काउंटेड भी कहा जाता है, और एक आता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, राइट। क्या आता है एक आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ओके, ARR के अंदर तो आप लोगों को सिंपली एवरेज रिटर्न निकालना होता है कि आपके जो अर्निंग है, एवरेज आपके इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है। मतलब आप लोगों को एक एवरेज अर्निंग लेना है आपके बिजनेस की और देखना है कि ये एवरेज अर्निंग कितना परसेंट है आपके एवरेज इन्वेस्टमेंट का। तो बस आपको ये चीज़ चेक करनी होती है किसके अंदर, एक परसेंटेज। इसका आंसर हमेशा कैसे आएगा, परसेंटेज में। पे बैक पीरियड का हमेशा आंसर कैसे आएगा, टाइम में, मतलब ईयर्स के अंदर आपको आएगा। टाइम ईयर्स में जनरली आएगा। 1 साल पे बैक पीरियड है, 2 साल है, 3 साल है। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू देखना होता है। ये हमेशा डिस्काउंटेड, ये जो तीनों चीज़ें हैं आपकी PI, IRR और NPV, हमेशा याद रखना ये कौन सी टेक्निक के अंदर निकलता है, डिस्काउंटेड टेक्निक के अंदर ही निकलता है, करेक्ट। तो आप लोगों को अगर मैं पहले बात करूं NPV की, किसकी, नेट प्रेजेंट वैल्यू की, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है आप लोगों ने, तो आप लोगों ने देखना है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, आपको जितना पैसा आ रहा है उसका सम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें से माइनस करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आपको क्या पता चल जाएगा, इनफ्लो में से अगर आप आउटफ्लो को माइनस करते हो तो आपको पता चल जाएगा नेट पैसा आपके पास कितना बचता है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो, इट मे बी जीरो। पॉजिटिव है तो गुड इंडिकेशन, नेगेटिव है तो बैड इंडिकेशन, और अगर जीरो है मतलब नो इंडिकेशन। मतलब कि आपको खुद को डिसाइड करना क्या करना चाहिए। मतलब कि पॉजिटिव NPV है तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेबल, अगर नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड, और अगर जीरो आ रहा है आपका NPV तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। इट्स डिपेंड्स ऑन जो भी इन्वेस्टर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस इतनी बातें हमको सीखना है NPV के अंदर। अच्छा, PI के अंदर क्या सीखना है हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर सीखना है कि किस तरीके से, यानी कितना टाइम्स, मतलब कि हमारा जो समेशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, ये इनफ्लो कितने टाइम है हमारे आउटफ्लो के मुकाबले। तो बस यहाँ जो हम माइनस करते हैं, माइनस की जगह बस यहाँ पर क्या करना है आपने, डिवाइड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और यहाँ पर जो आंसर आता है वो टाइम्स में आता है। टाइम्स मतलब कि ईयर वाला टाइम्स नहीं, मतलब लाइक 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है, 2 गुना है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। मतलब हमारे कैश आउटफ्लो का, हमारे कैश आउटफ्लो का कितना टाइम इनफ्लो है। जैसे मैं बोलता मेरे पास से 100 रुपये जा रहे हैं लेकिन मेरे पास 200 रुपये आ रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 200 है और 100 रुपये जा रहे हैं, मैं बोलूँगा मेरे पास 2 टाइम का कैश इनफ्लो है। मतलब जितना जाता है उसका ट्वाइस आ भी जाता है। तो PI निकालना है अपने को। और एक बार अगर आपने NPV के लिए वैल्यूज निकाला तो PI में क्या करना है, डिवाइड ही तो करना है, और क्या करना है, कुछ भी नहीं, राइट। चलिए IRR की बात करते हैं। तो IRR मतलब एक ऐसा डिस्काउंटेड रेट जहां पे आपका NPV क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग हमारा कॉस्ट ऑफ क्या भी बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ, ये हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल IRR क्या है, वो मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमारा, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कम से कम इतना पैसा तो हमने लेना ही लेना है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ। इसी को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, इसी को क्या भी बोलते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, राइट।
यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी है। सो हमने आईआरआर कैसे निकालना है, तो इसके लिए पहले तो हमें एक दो अलग अलग डिस्काउंटेड फैक्टर पता करने पड़ेंगे और उसके बाद एक फॉर्मूला होता है आईआरआर का, तो वो फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आईआरआर निकालना शुरू कर देंगे। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर जनरली हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म्स के डिसीजंस लेते हैं। तो ये जो सारे टेक्निक हम लोग सीखते हैं ना, वो इसलिए सीखते हैं ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या कर सके, डिसीजन ले सके। करेक्ट। तो चलिए, ये एक ओवरव्यू था। मैं वन बाय वन करके अब एक एक टॉपिक के ऊपर क्या करता हूँ, एक्सप्लोर करते हुए चलता हूँ। करेक्ट। हम एक एक टॉपिक को क्या करते हुए चलेंगे, एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किससे रिलेटेड, पे बैक पीरियड से रिलेटेड। करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा किस चीज से रिलेटेड करेंगे, आपके पे बैक पीरियड। तो आप लोग भी अपने कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए। ठीक है, क्या हेडिंग दोगे भाई आप लोग भी अपने कॉपी पर हेडिंग दोगे, पे बैक पीरियड। राइट, क्या हेडिंग दोगे, पे बैक पीरियड। राइट। तो चलिए, पे बैक पीरियड। सो पे बैक पीरियड का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, पे बैक, हमारे पैसे हमें कितने दिनों में वापस मिलने वाले हैं। ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले वाइज बात करूं, इसकी दो टेक्निक है, नॉन डिस्काउंटेड एंड डिस्काउंटेड। तो मैं फिलहाल में नॉन डिस्काउंटेड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, नॉन डिस्काउंटेड की बात कर रहा हूं। ठीक है, नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक की बात कर रहा हूं, और दूसरा हमारे पास है डिस्काउंटेड टेक्निक, उसकी भी बात हम लेटर कर लेंगे। ठीक है, डिस्काउंटेड टेक्निक की भी हम बात कर लेंगे, पहले नॉन डिस्काउंटिंग की बात करते हैं। तो देखो, आपके पास दो सीन हो सकते हैं। पहला सीन जहां पर आपके पास ना कैश कांस्टेंट आ रही है, इक्वल कैश आ रही है। सो इफ कैश इनफ्लो इज कांस्टेंट, अगर कैश इनफ्लो कांस्टेंट है तो ऐसे कंडीशन में हम किस तरीके से निकालेंगे अपना पे बैक पीरियड, इफ कैश फ्लो इज कांस्टेंट। तो अब हमारा पे बैक पीरियड कैसे निकलना चाहिए, तो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो, टोटल कैश आउटफ्लो, या टोटल कैश आउटफ्लो की जगह हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, और हम दूसरी चीज क्या यूज कर सकते हैं, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो, हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट। और अगर डिस्काउंटेड टेक्निक बोलेगा तो बस सेम फॉर्मूला रहेगा, बस चेंज क्या आ जाएगा, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू जो भी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय हमको क्या करना है, हमें डिस्काउंटेड एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो लेना है। ठीक है, डिस्काउंटेड एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो लेना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एक एग्जांपल के साथ आगे चल के गो थ्रू करने वाले। तो एक ये तरीका हो गया आपके पास, और दूसरा तरीका, इफ अगर आपके पास कैश फ्लो क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, अगर आपके पास कैश फ्लो क्या नहीं है, दूसरा सीन, अगर आपके पास कैश फ्लो इज नॉट कांस्टेंट, अगला सीन है आपके पास इफ कैश फ्लो इज नॉट कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इफ कैश फ्लो इज नॉट कांस्टेंट, अगर कैश फ्लो क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो अब ऐसे कंडीशन में हमने क्या करना चाहिए। सो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने एक टेबल का इस्तेमाल करना चाहिए, और टेबल हम लोग क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो के रूप में बनाने वाले। किस रूप में, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो के रूप में एक टेबल बनाएंगे। राइट। तो व्हेन कैश इनफ्लो इज या कैश फ्लो इज नॉट कांस्टेंट, तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए, एक टेबल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस स्टेटमेंट को नाम क्या देंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, या स्टेटमेंट शोविंग पे बैक पीरियड, ऐसा भी बोल सकते हो। तो जिसमें पहला कॉलम किसके लिए रहेगा, ईयर के लिए, 1 2 3 4 5 6 जितने भी साल का प्रोजेक्ट होगा उसके हिसाब से। राइट। अच्छा, ये ईयर के बाद, ये तो पहला कॉलम हो गया। फिर ईयर के बाद अगला जो कॉलम रहेगा वो किसके लिए रहेगा, कैश इनफ्लो के लिए। अगला कॉलम किसके लिए रहेगा,
कैश इनफ्लो के लिए जितना पैसा आपके पास आया, समटाइम ऐसा होता है कि आपको आउटफ्लो भी दे देता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आउटफ्लो को सेपरेट रखो या तो इनफ्लो से सीधा नेट ऑफ कर दो। क्या कर दो? इनफ्लो से नेट ऑफ कर दो, राइट। तो कैश इनफ्लो जो भी पैसा आपके पास आ रहा है, से मैं कहता हूँ अलग अलग अमाउंट आ रही है। पहले साल में 10,000 आया, फिर 12,000 आया, फिर 8,000 आया, फिर 15,000 आया, फिर 5,000 आया, ठीक है। ये 5 साल का मैं आप लोगों को लाइक एक क्या किया है, डेटा दिया। मैं 6वां 7वां 8वां हटा देता हूँ यहाँ से ईयर, राइट, ये हटा दिया हमने। तो अब मुझे पता करना है और मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ था, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो हुआ था हमारा 25,000 का। कितने का? 25,000 का, 25,000। तो मुझे ये चेक करना है कि ये 25,000 मेरे कब रिकवर हो रहे हैं, कौन से ईयर में रिकवर हो रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा कुमुलेटिव कैश इनफ्लो का एक कॉलम, और ये भी नॉन डिस्काउंटेड के अंदर बात कर रहे हैं। कुमुलेटिव कैश इनफ्लो का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। सो कुमुलेटिव कैश इनफ्लो कैसे निकल जाएंगे? 10,000 प्लस 12,000 मतलब कि 22,000 प्लस 8,000 मतलब कि 30,000, 30,000 प्लस 15 मतलब कि 45,000, और 45,000 प्लस 5,000 मतलब कि टोटल मिला के 50,000, राइट। टोटल मिला के कितनी? 50,000, राइट। सो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकल गई। बस अब क्या करना है आपने? देखना है इस क्यूमुलेटिव में कि आपके 25,000 कहाँ रिकवर हुए। अच्छा, पहले साल में रिकवर हुए क्या? ना जी ना। पहले साल में हुए क्या? ना जी ना। दूसरे साल में हुए क्या? ना जी ना। तीसरे साल में हुए क्या? हाँ जी हाँ। तीसरे साल में रिकवर हो रहे। अरे लेकिन ये तो ज्यादा रिकवर हो गए, हमें तो 25,000 रिकवर करने थे, यहाँ तो 30,000 रिकवर हो गए। ज्यादा हो गए क्या? हाँ। तो यानी कि अपने को 3 साल पूरे भी नहीं लगे और 2 साल में रिकवरी भी नहीं हो रही है। तो मेरे एग्जैक्टली 25,000 कहाँ रिकवर हुए होंगे? तो पक्की बात है 2 और 3 साल के बीच में कहीं तो भी हो रहे होंगे। तो अब इसको विद द हेल्प ऑफ इंट्रापोलेशन हम एग्जैक्ट फिगर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान से। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, अच्छा मुझे बताओ 2 साल पूरे लगे क्या नहीं लगे? लगे ना। पूरे कंप्लीटेड ईयर कितने हैं? 2 ईयर्स। तो भाई 2 ईयर्स तो पक्की बात है लगे, कंप्लीटेड ईयर्स, ओके। प्लस अब मुझे बताना है कि 3 साल जो तीसरे साल में जो पैसा रिकवर हुआ वो कितने ड्यूरेशन में हुआ होगा। अब वो कैसे पता चलेगा? तो देखो मुझे जरूरत थी 25,000 की टोटल, और मैंने 2 साल में 22,000 ऑलरेडी रिकवर कर चुका था, यानी कि मेरे पास शॉर्टफॉल कितने का था? 3,000 का। मेरे पास शॉर्टफॉल कितने का था? 3,000 का। यानी कि जो तीसरा साल है मुझे वहां पर मात्र 3,000 की जरूरत थी, लेकिन तीसरे साल में एक्चुअल में रिकवर कितने हो गए? 8,000। मुझे चाहिए था ओनली 3,000 रुपीज, लेकिन रिकवर कितने हो गए? 8,000 रुपीज। यानी कि मुझे वो 3,000 रुपए रिकवर करने के लिए पूरा साल नहीं लगा। कितना ड्यूरेशन लगा? तो मुझे ड्यूरेशन लगा 0.375 ईयर्स, राइट। इतना मुझे टाइम लगा, मतलब 2 साल पूरे और प्लस तीसरे साल का इतना टाइम पीरियड लगा। दोनों को ऐड कर दूं तो 2.375 ईयर्स, ठीक है। आप आंसर को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, या ये जो पॉइंट ईयर्स में है इसको आप चाहे तो मंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे मंथ में कन्वर्ट? तो मुझे बताओ 1 साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 1 साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दोगे तो आपको एक अनदर आंसर मिल जाएगा। एक आंसर 2 ईयर 4.5 मंथ्स। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, बट जनरली कभी भी हम आंसर लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इसलिए ये आपके लिए उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। मंथ में कन्वर्ट करना आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। यानी कि हम लोगों को लगभग मैं बोल सकता हूँ 2.375 ईयर्स हम लोगों को लगे, मतलब 2.5 साल से भी हमको थोड़ा सा कम समय लगा है, करेक्ट। अच्छा, ये बात कौन से केस के अंदर हो गई? नॉन डिस्काउंटेड के अंदर। अगर डिस्काउंटेड के अंदर निकालना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस डिस्काउंट रेट से इस कैश फ्लो को पहले डिस्काउंट कर देंगे, करेक्ट। अगर मुझे डिस्काउंटेड कैश फ्लो से निकालना हो तो फिर मैं कैसे निकालूं? तो सर हम उसको निकाल देंगे। कैसे? ऐसे। इफ आपका कैश फ्लो कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, राइट। क्या? पे बैक पीरियड। तो जिसके अंदर हम बात करेंगे ईयर की, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कितना पैसा आया कैश इनफ्लो की, और क्योंकि अब हमें डिस्काउंटेड चाहिए तो यहाँ पर अब हम लोग अपना प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकाल लेंगे, जिसको हम PVIF बोलते हैं। फिर क्या करेंगे? इस कैश इनफ्लो को अपने PVIF के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो पता चल जाएगा।
और फिर इस डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो का कुमुलेटिव निकालना है। सो कुमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकल जाएगा। सो ईयर 1 2 3 4 5 और हमारे पास कैश इनफ्लो कितना है 10,000, 12,000, 8,000, 15,000 और 5,000। करेक्ट, यस। और अगर मान लो ये जो पीबीएफ निकालना है तो कोई ना कोई रेट दिया होगा, तो सिंपली मैं यहाँ पर 10% का डिस्काउंट रेट अज्यूम कर रहा हूँ। कितने का 10,000 का, सॉरी 10% का डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट होप सभी को निकालते आता है, नहीं आता तो आप अपने कैलकुलेटर पर कमांड दो जो मैं ओरली बोलते जा रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड का सिंबल 1.10 इज इक्वल टू, तो आपके सामने आंसर आ गया होगा 0.9090। 4 डिजिट एटलीस्ट ले लेना चाहिए। और अगर कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया है तो आपने जो क्वेश्चन में दिया है उस वैल्यू को यूज करना चाहिए। अच्छा, फिर से इक्वल्स टू दबा दूं तो मुझे इसके बाद का डिस्काउंट रेट पता चल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर एक और इक्वल्स टू दबाऊं तो तीसरे साल का मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर पता चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं फिर से एक बार इक्वल्स टू करूं तो 0.6830 और अगर मैं फिर से अगर बात करूं तो 0.6209, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइड कर देंगे तो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा। करो जरा, 10,000 इंटू ये अगर करेंगे 10,000 इंटू 0.9090 तो आंसर कितना आ जाएगा 9090। फिर उसके बाद 12,000 इंटू 0.8264 अगर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9,917। फिर 8,000 इंटू 0.7513 अगर करते हैं तो 6010 और 15,000 इंटू 0.6830 अगर करते हैं तो 10,245 और 5,000 इंटू 0.6209 अगर करते हैं तो 3,105 रुपये। करेक्ट, तो ये क्या निकल गया आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकल गया तो अब क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो भी निकल जाएगा। कैसे 9090, फिर 9090 में क्या प्लस कर देंगे 9917 तो कितना आ जाएगा आपका 19007। फिर प्लस कर देंगे 6010 तो कितना आ जाएगा 25017। फिर प्लस कर देंगे 10245 तो कितना आ जाएगा 35262। फिर प्लस कर देंगे 3105 तो कितना आ जाएगा 38367। राइट, 38,337। तो ये आपका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आ गया। अब इसके आगे की प्रोसेस क्या है, जैसे सेम जैसे आप नॉन डिस्काउंटेड में सीखा। अब मुझे बताओ 25,000 कहाँ रिकवर हो रहा है। पहले साल में हुए हैं क्या, ना जी ना। पहले साल में हुए क्या, ना जी ना। दूसरे साल में 25,000 रिकवर हुए क्या, ना जी ना। तीसरे साल में हुए क्या, हाँ जी हाँ। तीसरे साल में हो गया क्या 25,000, यस सर। चलो, यानी कि पे बैक पीरियड कैसे निकल जाएगा आपका 2 साल पूरे लगे क्या, कंप्लीटेड ईयर, यस सर 2 साल पूरे लगे सर। अच्छा, तीसरे साल में हमें 25,000 रिकवर करना था लेकिन ज़्यादा रिकवर हो गया, मुझे तो एग्जैक्ट 25,000 देखना है। तो चलिए, तो दूसरे साल के लिए शॉर्टफॉल कितना था 25,000 की जरूरत थी, जबकि हमने दूसरे साल के एंड में 19,007 रुपये ऑलरेडी रिकवर करके रखा हुआ था। मतलब शॉर्टफॉल कितने का था, तो 25,000 में से अगर मैं 19,007 माइनस करूँ तो 5,993 का शॉर्टफॉल था क्या। करेक्ट, इतने का शॉर्टफॉल था। शॉर्टफॉल मतलब तीसरे साल में इतने पैसे रिकवर करने थे, बट तीसरे साल में एग्जैक्टली रिकवर कितने हुए 6,010 रुपये। कितने रिकवर हुए 6,010, यानी ऑलमोस्ट 3 साल पूरे लगते आ गए अपने को। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर मैं 6,010 कर दूं तो कितना आ जाता है आप लोगों का 2 ईयर, और यहाँ पर 0.997 ईयर्स आता है। मतलब इसको राउंड फिगर आप 3 ईयर्स भी बोल सकते हो। 2.997 ईयर्स को अगर आप अप्रॉक्स करके लिखना चाहो तो अप्रॉक्स 3 ईयर बोल सकते हो, क्योंकि 3 साल में लगभग आके पैसे एग्जैक्टली रिकवर हो रहे हैं। हालांकि 17 रुपये का बस डिफरेंस है, क्योंकि तीसरे साल में आपको 17 रुपये थोड़े ज़्यादा मिल गए। ठीक है, तो यानी कि लगभग 3 साल के आसपास आपको आपका जो ओरिजिनल 25,000 था वो रिकवर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द पे बैक पीरियड। दिस इज ऑल अबाउट द pay back period in discounted, non-discounted, whether cash flow is constant, whether cash flow is not constant, right? तो इस पर्टिकुलर ये पूरे इस कंसेप्ट के बाद पे बैक पीरियड में आपको कहीं पर भी क्या नहीं जानी चाहिए, कॉन्सेप्चुअली तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा यहाँ पर चीज़ आ चुका है। अच्छा हाँ, एक बात को ध्यान रखना, ठीक है, ये पूरे चैप्टर में एक बात को ध्यान रखना जो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताते समय शायद नहीं बता पाया था। ठीक है, कि कभी भी आपको कैश फ्लो निकालना है तो हमेशा याद रखना ये हम लोग कैलकुलेशन के लिए कौन सा कैश फ्लो लेते हैं। तो ये जो कैश फ्लो लेते हैं हम लोग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी अपने पास नोट डाउन कर लो।
कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिशिएशन, एक्चुअल में हमें ये कैश फ्लो चाहिए होता है, राइट। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग हमारे जो नेक्स्ट सेशन में, जब मैं एनपीवी और पीआई की बात करूंगा, आईआरआर की बात करूंगा, तो और डिटेल में इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमारा पे बैक पीरियड क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे हम लोग इसके आगे के बाकी बचे हुए टेक्निक्स के बारे में।